हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बैंकिंग सर्विसेज मैनेजमेंट का ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेक्शन सी का। इस वीडियो में आज हम कवर आउट करेंगे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, उसका मीनिंग, क्यों ज़रूरत पड़ी, उसकी नीड कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बनाया जाए, और उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जो हम नीड में ही कवर आउट करेंगे, और इम्पॉर्टेंस। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ये एक एक्ट बनाया गया है। अगर हम मीनिंग से इसका नेम है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, मींस 3 वर्ड्स का ये जो एक्ट है, मींस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। एक एक्ट है जो बनाया गया बैंक को रेगुलेट करने के लिए। बैंक की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं कमर्शियल बैंक की, चाहे वो शेड्यूल्ड बैंक हो, नॉन शेड्यूल्ड, प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक, वो जोन सा मर्जी बैंक हो, उसको रेगुलेट करने के लिए जो एक्ट बनाया गया वो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। जब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 नहीं था, उससे पहले जो बैंक्स थे उन्हें इंडियन कंपनीज एक्ट 1913 जो है वो रेगुलेट करता था। लेकिन बहुत सारे लूप होल्स थे, ड्रॉबैक्स थे। इसकी वजह से जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो 10 मार्च 1949 को एस्टैब्लिश किया गया। इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि इससे पहले, जैसे हमने यहाँ पे कहा ना, कि इंडियन कंपनीज एक्ट 1913 को फॉलो करते थे। उसमें जो है लोगों का कॉन्फिडेंस ही नहीं था, कस्टमर्स का। बैंक्स तो थे, लेकिन जब जो बंदा डिपॉजिट करवा रहा है अपना पैसा, मीन्स जब पब्लिक जाती थी उनके पास कि हमें हमारा पैसा वापस करो, तो वो कहते थे कि अब हमारे पास पैसा ही नहीं है। या वो कह सकते हैं, मैं अपनी एग्जांपल से समझा देती हूँ। मान लीजिए एक बैंक है, एबीसी बैंक। ये हम बात कर रहे हैं 1949 में, ये जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया उससे पहले की। रमेश एक बंदा है जिसने क्या किया कि अपना 10,000 रुपीज जो है वो डिपॉजिट कराए बैंक में। बैंक ने उसने डिपॉजिट कराए 1 फेब को। अब 15 फेब को वो फिर से बैंक के पास गया और बैंक वालों को उसने कहा कि जो मैंने आपको 10,000 रुपीज डिपॉजिट करवाए थे, अब मुझे वो वापस करो। लेकिन बैंक ने कह दिया कि भाई तुमने तो 10,000 रुपीज मुझे डिपॉजिट ही नहीं करवाए, तुमने मुझे 7,000 रुपीज डिपॉजिट करवाए थे। तो अब तुम जो है वो विड्रॉ भी 7,000 रुपीज ही करवा सकते हो। अब ये जो यहाँ पे डिफरेंस है 3,000 का, ये उन्होंने क्या किया, उसके साथ फ्रॉड कंडक्ट किया। एक ही एग्जांपल से देखो हमें क्या पता लग रहा है। पहला तो उन्होंने फ्रॉड कंडक्ट किया, ठीक है। अगर एक के साथ फ्रॉड होगा तो जो इसके साथ रिलेटेड लोग होंगे ये उनको भी बताएगा कि भाई तुम भी मत जाना इस बैंक में, किसी भी बैंक में पैसा ना डिपॉजिट कराओ। फर्स्ट पॉइंट हमने किया, नो कॉन्फिडेंस इन कस्टमर्स, पुअर लिक्विडिटी। मींस कई बार क्या होता है, बैंक के पास पैसा ही नहीं होता, वो 7,000 ये वाला झूठ बोलने की बजाय वो क्या कहता है कि भाई तुमने तो मुझे कोई पैसा डिपॉजिट ही नहीं करवाया, नो डिपॉजिट, या वो अनेबल है कि वो उसका पैसा वापस कर सके। ये उसने फ्रॉड भी किया। और अब रमेश ने अपना पैसा डिपॉजिट करवाया था, उसको नहीं मिला या कम मिला, इट मीन्स कोई गारंटी भी नहीं है कि आपको आपका पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। और ये भी था कि जो डिपॉजिटर्स थे उनको प्रोटेक्ट भी तो हमने करना है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ी इस एक्ट की। ये जो फ्रॉड कमिट करते थे बैंक वाले, इसको स्टॉप करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की। लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए, पब्लिक में कॉन्फिडेंस लाने के लिए कि भैया आप अपना पैसा घर में मत रखो, आप अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करवाओ, इसके लिए भी हमें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की जो है वो ज़रूरत पड़ी। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लाइक प्रॉपर मैनेजमेंट। अब बैंक तो था, लेकिन बैंक को प्रॉपर मैनेज कैसे करना है, उसमें एक मैनेजर होना चाहिए, देन उसमें असिस्टेंट मैनेजर होना चाहिए, देन हेड कैशियर। ऐसे मतलब कोई भी स्ट्रक्चर नहीं था जिसका जो जैसे दिल करता था वो अपना बैंक वैसे चलाता था, कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं थी। नेक्स्ट है आरबीआई ओवरसाइटनेस, मींस कि ये एक्ट जो था ना, उससे पहले आरबीआई के बहुत सारे काम होते हैं। आरबीआई ने नोट इशू करना है,
उसने मॉनेटरी पॉलिसी बनानी है, एज अ एडवाइजरी रोल प्ले करना है गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के जो बिल्स हैं ट्रेजरी बिल्स उन्हें इशू करना है, सेल परचेज करनी है। सो इस एक्ट ने क्या किया, आरबीआई को एक स्पेशल अथॉरिटी दे दी, आरबीआई के अंदर ही एक स्पेशल डिपार्टमेंट बना दिया जो क्या करेगा, पूरे के पूरे जितने भी कंट्री के बैंक्स हैं उन्हें सुपरवाइज करेगा, उन्हें रेगुलेट करेगा। ठीक है, सो ये छोटी सी हमने टॉपिक किया नीड का। ये हम हिस्ट्री में भी लिख सकते हैं कि हमने क्यों बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 बनाया, जबकि 1949 एक्ट बाद में बना और आरबीआई एक्ट जो है वो 1935 में ऑलरेडी बन चुका था। तो जब ये एक्ट था तो हमने ये वाला एक्ट क्यों बनाया। इन दोनों एक्ट्स में भी डिफरेंस है, जो हम डिफरेंस ये आगे जाकर अभी इसी वीडियो में कवर करेंगे। सो हिस्ट्री की बात करें तो मैं मेन आपको यहाँ पे दो एग्जाम्पल से समझाऊंगी। एक है कि लक्ष्मी बैंक था उसका फेलियर हुआ, और एक था ट्रेवेनकोर नेशनल एंड क्विलन बैंक जिसे हम टीएनक्यू बैंक भी बोलते हैं। इन दोनों के फेलियर जो थे वो मेजर ड्रॉबैक्स साबित हुए, जिसकी वजह से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 आया। जो लक्ष्मी बैंक था वो एक मीडियम साइज बैंक था, एक ज़्यादा बड़ा नहीं था छोटा भी नहीं था, नॉर्मल साइज का बैंक था जो है बिजनेसमैन चलाते थे इसको। और वो जो बिजनेसमैन क्या करते थे कि जो पैसा आया ना, अब एक और एग्जांपल ले लो, अब हमने लक्ष्मी बैंक लिया ना, इसमें मान लीजिए दो पर्सन आ रहे हैं, इसमें एक आ रहा है रमन और एक आ रहा है गगन। सो इन दोनों ने क्या किया, इसने भी अपना पैसा यहाँ पे डिपॉजिट करवाया, इसने 20,000 डिपॉजिट करवाए, इसने भी डिपॉजिट करवाए ₹20,000, इन्होंने डिपॉजिट करवा दिया पैसा। अब ये जो लक्ष्मी बैंक है ना, ये ऑन कंट्रोल कौन इसको कर रहा था, कोई बिजनेसमैन। उसने क्या किया, ये टोटल इसके पास 40,000 रुपीज़ हो गए। इस 40,000 रुपीज़ को उसने अपने पर्सनल फाइनेंशियल गेन्स के लिए यूज़ किया, अपने बिजनेस में लगा दिया, अपनी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी बना ली। सो इस केस से में उस बैंक ने फ्रॉड कमिट किया। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे भी लिखना है कि इनसाइडर लैंडिंग हुई, मीन्स कि उसने यहाँ तो क्या किया कि इन दोनों से पैसा ले लिया। अब एक और बंदा है पवन, इसको लोन की जरूरत है 40,000, और ये जो बंदा है वो लोन वापस रीपे नहीं करना चाहता, वो फ्रॉड की तलाश में ही बैंक के पास आया। तो बैंक ने क्या किया, बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना उसकी प्रूफ चेकिंग के उसको लोन दे दिया। अब ये लोन वापस ही नहीं करेगा, इनको अपना पैसा कैसे मिलेगा। सो यहाँ पे इनसाइडर लैंडिंग हो गई, मींस डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स जो है वो डिपॉजिटर का पैसा, ये जो बंदे बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाते हैं उन्हें हम डिपॉजिटर कहते हैं, उनका पैसा मिसयूज करते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस यूज के लिए। इनमें इन दोनों का कोई बेनिफिट नहीं हुआ, जो इनको लोन्स दिया गया वो भी कोई सिक्योरिटी पे नहीं मिलता। प्लस ये जो उसके पास 40,000 आई, या तो ये इसको लोन दे दे, प्लस ये क्या कर सकता है कि जो रिस्की वेंचर्स होते हैं, मीन्स बहुत रिस्क इन्वॉल्व होता है जिन बिजनेसेस में, जिन सिक्योरिटीज में, उनमें ये इन्वेस्टमेंट कर दे, रिस्क हो गया, लॉस हुआ तो इनको कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा। इन केस कोई प्रॉफिट होता है तो वो भी बैंक का, इनको फिर भी बेचारों को कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट आ गया है लक्ष्मी बैंक के फेलियर का, जो था विंडो ड्रेसिंग की। ज़्यादा कस्टमर्स हमारे पास आए, ये क्या करते थे कि अपने प्रॉफिट्स बढ़ाकर शो कर देते थे। अगर इस बैंक का प्रॉफिट 1,000 हो रहा है तो इसने शो कर देना कि ये तो 10,000 है। सो इतना जब डिफरेंस आ जाए तो ऑब्वियस है उसकी बैलेंस शीट भी जो है वो मैनिपुलेटेड होगी, और इसको रेगुलेट करना भी बहुत मुश्किल था इन बैंक्स को, क्योंकि जो कंपनीज एक्ट 1913 था वो इतना सफिशिएंट नहीं रहा, उसके पास इतने फंड्स नहीं रहे, और प्रॉपर रिसोर्सेज ना होने की वजह से ये जो लक्ष्मी बैंक था 1930 टू 40 मिड्स में था, और नियर अबाउट 1940 के अराउंड ये जो है वो कोलैप्स कर गया। So, इसकी वजह से लोगों ने कहा कि अब ये तो कोलैप्स कर गया, इसमें तो फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट थी वो अनस्टेबल रही, इतनी नहीं चली, डिपॉजिटर्स ने अपना पैसा वापस मांगा, कोई पैसा नहीं मिला। सो इस चीज़ के लिए उन्होंने कहा कि अब एक और एक्ट बनाए हम जो इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करे, इसको रेगुलेट करे, सुपरवाइज करे बैंक्स की एक्टिविटीज़ को, और लोगों का कॉन्फिडेंस बैंक्स में बना रहे। वैसे सेकेंड केस है क्रैश ऑफ टीएनक्यू बैंक, दैट इज ट्रेवनकोर नेशनल एंड क्विलन बैंक। 1938 में ये जो है वो कोलैप्स कर गया था, सॉरी कोलैप्स नहीं कर गया था, 1938 के नियर अबाउट ये हिस्ट्री में लिखा हुआ उन्होंने 1938, इट मीन्स कि 1938 के आसपास इस बैंक ने फ्रॉडुलेंट कंडक्ट किया। सो ये लार्जेस्ट बैंक था साउथ इंडिया का, केरला में लार्जेस्ट बैंक था, एक प्राइवेट बैंक था, और ये इंडिपेंडेंस से पहले की बात है।
इसमें भी बहुत ज़्यादा इनसाइडर लैंडिंग हुई, पैसा वो लोगों से ले गए और उन्होंने वापस नहीं किया। अपने पॉलिटिकल, ये एक पॉलिटिकल बैंक था क्योंकि इसको जो ऑन करता था वो एक पॉलिटिकल बंदा था, पॉलिटिक्स के साथ रिलेटेड था, और वो इंडियन नेशनल मूवमेंट में उसका बड़ा हिस्सा था। सो उसने क्या किया कि अपने पॉलिटिकल यूज के लिए ये सारा पैसा लगा लिया, और लोन्स भी दिए, तो कोई सिक्योरिटी नहीं लोन्स के ऊपर थी, जिसकी वजह से बैड डेट्स अराइज हुए। इन्वेस्टमेंट्स में पैसा लगाया, रिस्की इन्वेस्टमेंट से लॉस हुआ। और इसकी पॉलिटिकल राइवलरी भी थी। जो दीवान था ट्रेवेनकोर का, उसने क्या किया, अपनी सारी की सारी पावर यूज कर दी और उस बैंक को डाउन करने के लिए उसने बहुत सारे र्यूमर्स फैला दिए, जिसकी वजह से इसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। इस डाउनफॉल को वो कंट्रोल ही नहीं कर पाए, रेगुलेट ही नहीं कर पाए, वीक रेगुलेशन थी, जिसकी वजह से टीएनक्यू बैंक भी जो है वो क्रैश कर गया, कोलैप्स हो गया, और लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया कि अपना पैसा घर में रखना स्टार्ट कर दिया और बाहर डिस्ट्रीब्यूट इन द सेंस कि बाहर डिपॉजिट नहीं करवाया। सो अब हमें ज़रूरत थी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की। अब हम इसकी इंपॉर्टेंस करेंगे। हमने हिस्ट्री ऑलरेडी कर ली कि क्यों ज़रूरत पड़ी। अब जब वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 आ गया तो उससे बेनिफिट क्या हुआ, इंपॉर्टेंस क्या हुई, कि जितने भी बैंक्स थे उन्हें रेगुलेट और सुपरवाइज किया गया। जो डिपॉजिटर्स थे उन्हें भरोसा हो गया कि हाँ भाई एक्ट बना है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। जो भी बैंक फेलियर या फ्रॉड करता था उसका लाइसेंस ऑन द स्पॉट कैंसिल कर दिया जाता था। यूनिफॉर्मिटी आ गई ऑल ओवर द कंट्री। जो भी स्कोप था इस एक्ट का, उसके अकॉर्डिंग जो भी बैंक्स फॉलो करेंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो सेम था, जिससे स्टैंडर्डाइजेशन भी आई। और कुछ टूल्स उन्होंने यूज़ किए, टेक्निक्स यूज़ की, जिससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रही। मैनेजमेंट को रेगुलेट करने के लिए भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बहुत काम का निकला, क्योंकि मैनेजमेंट मींस कि जिन्होंने पूरे बैंक को मैनेज करना है उन्होंने कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना है। जब आपको क्लियर कट पता होगा कि आपने क्या करना है क्या नहीं, तो आपके लिए काम इजी होगा। जो मर्जर्स, अमलगमेशंस, रिकंस्ट्रक्शन मींस कि अगर 2-3 बैंक्स हैं, मान लो बैंक ए, बी एंड सी। ए बैंक की जो है वो फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, बी की बहुत अच्छी है और सी की भी अच्छी नहीं है, तो तीनों जो है मर्ज कर जाएंगे एक दूसरे में, कि हम तीनों एक खुद बैंक बना लेते हैं ए बी सी। ये भी हो सकता है कि बी की अगर इतनी अच्छी है तो वो इन दोनों को ही अक्वायर कर ले, कि आप दोनों जो है वो मैं खरीद लेता हूँ आपको। सो ये भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में आया। अब जो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई ने बनाई थी उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की मदद से ही हुआ, क्योंकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में जो है वो प्रॉपर प्रोविजंस हैं कि कैसे मॉनेटरी पॉलिसी जब आरबीआई देगा तो आपने उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, किस फॉर्म से करना है। अगर बैंक्स में जैसे कंप्यूटर का टाइम है, टेक्नोलॉजी का टाइम है, न्यू न्यू जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उन्हें कैसे अडेप्ट करना है, वो प्रॉपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में ये फ्लेक्सिबिलिटी है। इससे क्या हुआ कि आरबीआई का कंट्रोल जो है वो और बढ़ गया और ग्रोथ जो है वो कंट्री की प्रमोट हुई। लेकिन अब हम ये नहीं कह सकते कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और आरबीआई एक्ट सेम है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट माइक्रो लेवल पे, छोटे लेवल पे, जो कमर्शियल बैंक्स की डे टू डे एक्टिविटीज़ के साथ डील करता है, लेकिन आरबीआई एक्ट जो है वो ब्रॉडर लेवल पे है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है वो डायरेक्ट ग्रोथ को प्रमोट करता है, क्योंकि ये स्मॉल लेवल पे वर्कआउट होता है, ग्राउंड लेवल पे। और ये जो है वो आरबीआई एक्ट वो इनडायरेक्टली जो है वो प्रमोट करता है ग्रोथ को, क्योंकि इसने बेसिस देना है मॉनेटरी पॉलिसी का, लेकिन उसको रियलिटी में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में इंप्लीमेंट कौन करेगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एक एम्पावरमेंट पावर दे देता है आरबीआई को कि इसने स्पेसिफिक अथॉरिटी जो है परफॉर्म करनी है बैंक्स को लेकर। लेकिन ये तो कि बैंकिंग के रिलेटेड जितनी भी रेगुलेशंस बनानी है, एक सेपरेट रेगुलेशंस बनानी है, वो सारी पावर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ने आरबीआई को दी है। आरबीआई एक्ट तो जनरल आरबीआई की रेगुलेशंस, आरबीआई के रूल्स रेगुलेशंस उन्हें डील करता है, लेकिन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आरबीआई को बताता है कि आपने बैंक से रिलेटेड कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस, कैसी अथॉरिटी परफॉर्म करनी है। ये 1949 में आया था और ये 1935 में। जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो फाउंडेशन लॉ ऑफ इकोनॉमी है, और आरबीआई एक्ट जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो ऑपरेशनल लॉ ऑफ इकोनॉमी के साथ डील करता है। मींस जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसने जितने भी आरबीआई ने पॉलिसीज बनाई हैं उनको ऑपरेशन में लाना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। और आरबीआई एक्ट ने
जो है वो उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं करना, उन्हें बनाना है पॉलिसीज को। सो ये था हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जिसमें हमने अभी तक उसका मीनिंग, नीड, हिस्ट्री, इम्पोर्टेंस और छोटा सा डिफरेंस किया आरबीआई के साथ। प्रोविजंस को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी डेफिनेशंस कर लेते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की, जिसमें सबसे पहले उन्होंने डेफिनेशन दिया है अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। अब बैंकिंग में कुछ ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है जिसको उन्होंने लॉ की लैंग्वेज में ही डिस्क्राइब किया है। सो हम इसको फर्दर अपनी सिंपलर लैंग्वेज में क्लासीफाई कर लेते हैं अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। अप्रूव्ड सिक्योरिटीज वो सिक्योरिटीज होती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कर दे कि हाँ जी ये सिक्योरिटीज जो है वो एक्यूरेट है, स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दी। ये जो है आरबीआई जो टाइम टू टाइम जो है वो निकालता है सिक्योरिटीज, और इनकी अप्रूवल जो है वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट देती है। नेक्स्ट, बैंकिंग का मतलब। अब बैंकिंग इन बैंकिंग कंपनीज मींस सेक्शन 5 सबसेक्शन बी के अकॉर्डिंग बैंकिंग का मतलब है कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो एक्सेप्ट करेगा। क्यों एक्सेप्ट करेगा? ताकि वो दूसरों को उधार पे दे सके या पैसा इन्वेस्ट कर सके। एक्सेप्ट उसने क्यों करना है? ताकि वो लोगों को उधार पे पैसा दे सके, इन्वेस्ट कर सके। लेकिन एक्सेप्ट करना क्या है? जो लोग अपना पैसा डिपॉजिट करवा कर जाएंगे, ठीक है जी, ये जो पैसा है वो बैंक जब वो लोग डिमांड करेंगे तब भी दे सकता है। कि अब मान लो किसने कहा थोड़ी है कि मैंने कब पैसा लेने आना है, जब जिसको जरूरत पड़ी वो पैसा लेने आएगा। सो या वो विड्रॉ करवा सकते हैं चेक के थ्रू, ड्राफ्ट दे सकते हैं, और आपको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं कि इतनी इतनी तारीख को हमारा पैसा विड्रॉ कर लेना। सो बैंकिंग का मतलब है कि पैसा लोगों का एक्सेप्ट करना है, जो हम डिमांड पे भी देंगे, चेक के थ्रू भी वो निकलवा सकते हैं। क्यों एक्सेप्ट करते हैं वो हम पैसा? ताकि लोग जो है लैंड कर सके, इन्वेस्ट कर सके वो पैसा। नेक्स्ट, बैंकिंग कंपनी मींस वो कंपनी जो बैंकिंग के साथ रिलेटेड है, इंडिया में जो बैंकिंग का बिजनेस करेगी। नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन। अब इसकी ही एक्सप्लेनेशन है कि वो कंपनी जो गुड्स मैन्युफैक्चर कर रही है या डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रही है लोगों से, जिसका पर्पस यही है कि फाइनेंस करना है बिजनेस को, उसे हम जो है वो नहीं मानेंगे कि वो बैंकिंग के मीनिंग में है। मतलब इसका मतलब है कि अगर एक कोई कंपनी है वो क्या कर रही है कि वो सामान बना रही है, गुड्स प्रोड्यूस कर रही, मैन्युफैक्चर कर रही है, वो पैसा एक्सेप्ट कर रही है जब जनरल पब्लिक से अपने फायदे के लिए, गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, फाइनेंस करने के लिए अपने बिजनेस को, लोगों से पैसा जब वो डिपॉजिट करवा रही है, देन उसको हम बैंकिंग बिजनेस नहीं कहेंगे। क्योंकि बैंकिंग बिजनेस में हम अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं, बदले में हमें इंटरेस्ट मिलता है, वो कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करते। अब कंपनी मींस कोई भी ऐसी कंपनी जो सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट में इन्वॉल्व है और जिसका मीनिंग 591 सेक्शन जो है वो फॉरेन कंपनी के साथ भी डील कर रहा है। 6 आ गया कॉरेस्पॉन्डिंग न्यू बैंक्स मींस कोई भी अगर न्यू बैंक जहाँ तो वो एक्वायर हुआ, जहाँ ट्रांसफर किया गया, जहाँ न्यू उन्होंने एस्टेब्लिश किया, तो उसके लिए अलग से प्रोविजंस हैं। डिमांड लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होती हैं जो डिमांड पे हम मीट करते हैं। टाइम लाइबिलिटीज जो है वो टाइमली होती है, जैसे टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट। अब ऑन द स्पॉट कोई लाइबिलिटी अराइज हो गई है, डिमांड हुई है, तो हमारी लाइबिलिटी, अब किसी डिपॉजिटर ने डिमांड किया है कि मुझे 10,000 रुपये मेरा वापस करो, तो ये हमारी लाइबिलिटी है, बिजनेस बैंक की लाइबिलिटी है। सो ऑन डिमांड जब बैंक लाइबिलिटी फुलफिल कर राइज होती है तो उसे कहते हैं द लाइबिलिटीज विच आर टू बी मेट ऑन डिमांड। एग्जिम बैंक वो बैंक जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इंडिया को प्रमोट करता है, इसके लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडिया एक्ट अलग से बना हुआ है, लेकिन बैंक है तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है रिकंस्ट्रक्शन बैंक मींस वो बैंक जो रिकंस्ट्रक्शन एक्ट के अंडर आ रहा है। नेशनल हाउसिंग बैंक वो बैंक जो नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट के अंदर आएगा। अब बैंक में बहुत बार जो है वो टर्म यूज होती है गोल्ड। इट मींस गोल्ड जो है वो एक टेंडर की फॉर्म में भी हो सकता है, सर्टिफिकेट की फॉर्म में भी हो सकता है, उस पर लिखा हो कि आपने इतने गोल्ड कॉइन्स हैं, कॉइन की फॉर्म में भी हो सकता है। नेक्स्ट आ गया मैनेजिंग एजेंट मींस जैसे सेक्रेटरीज हो गए, ट्रेजरर्स हो गए, कि जो कंपनी को मैनेज कर रहे हैं उन्हें हम कहते हैं ना, यहाँ पे मैनेजिंग एजेंट एक फॉर्म भी हो सकती है।
सो उसे हम यहाँ पे मैनेजिंग एजेंट कहेंगे बैंक की लैंग्वेज में। ये जितनी भी डेफिनेशन है इन सभी को हमने बैंक की टर्मिनोलॉजी में ही देखना है। नेक्स्ट आ गया मैनेजिंग डायरेक्टर, जो बैंकिंग कंपनी को प्रॉपर मैनेज करेगा। नेशनल बैंक, जैसे नेशनल बैंक नबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक अलग एक्ट में आता है। रिजर्व बैंक जो सेंट्रल बैंक है इंडिया का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आ गया सिक्योर्ड लोन्स और एडवांसेस, वो लोन्स एडवांसेस जिनके ऊपर प्रॉपर सिक्योरिटी होती है। और जब कोई भी सिक्योरिटी हम रखते हैं बैंक में तो ऑब्वियस हमें भी होता है कि हमने सिक्योरिटी रखी है इस चीज़ की, तो ये चीज़ बैंक वाले उठाकर ले जाएंगे तो इसकी रीपेमेंट करो। सो इस केस में नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स का बैंकिंग सेक्टर में होना बहुत कम हो जाता है जब हम सिक्योर्ड लोन्स देते हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज बैंक, वो बैंक जो स्मॉल इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट करने के लिए बनाए गए हुए हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल कंसर्न्स मीन्स वो कंसर्न्स जो इन्वेस्टमेंट करिए, यहाँ पे एक प्रॉपर उन्होंने दिया इन विच इन्वेस्टमेंट ऑफ मशीनरी एंड प्लांट इज नॉट एक्सेस ऑफ 7.5 lakhs of rupees or such as higher amount not exceeding 20 lakhs। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल कंसर्न्स वो होती हैं जिनकी एसेट्स, जिन्होंने प्लांट एंड मशीनरी 7.5 लाख से कम लगाई होती है या फिर 20 लाख से कम होती है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करेगी। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मींस जब कोई भी यहाँ पे इंटरेस्ट की बात हो रही है कि जो बेनिफिशियल इंटरेस्ट जो है इंडिविजुअल या माइनर को रिसीव होगा, वो जो 10% ऑफ द टोटल कैपिटल सब्सक्राइब बाय ऑल द पार्टनर्स होना चाहिए, अगर कोई माइनर का केस है तो। सो ये थी हमारी 19 डेफिनेशन। सो आज इस वीडियो में हमने कवर आउट किया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का मीनिंग, नीड, इम्पॉर्टेंस, हिस्ट्री एंड डिफरेंस विद आरबीआई एक्ट अलॉन्ग विद द डेफिनेशंस। आई होप आपको ये समझ आया हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।